नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप हमारी इस वीडियो से पहले की 3 वीडियो देख लीजिए, कम से कम 3 वीडियो देख लीजिए, तब जाके आप इस टॉपिक में आइए। तब आपको इस टॉपिक को समझने में आसानी होगी या फिर आपको समझने में वो टॉपिक इस टॉपिक को समझने में क्या करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। तो आते हैं किस पर, आज के हमारे टॉपिक पर। वो क्या है, हमारी क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। जो क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियर रिएक्शन की एनर्जी से उसका थोड़ा बहुत संबंध होता है। किससे संबंध होता है? क्यू वैल्यू का न्यूक्लियर रिएक्शन की एनर्जी से संबंध होता है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में हमने न्यूक्लियर रिएक्शन की कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात किया था। हमने क्या बात किया था? हमने ये बात किया था कि अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियर रिएक्शन है तो उस न्यूक्लियर रिएक्शन में रिएक्शन से पहले जो टोटल एनर्जी होती है वो रिएक्शन के बाद टोटल एनर्जी के क्या होती है, बराबर होती है। तो हमने कुछ ऐसा अज्यूम किया था, कि हमारे पास एक कोई न्यूक्लियर रिएक्शन है, स्मॉल x प्लस कैपिटल X इज चेंजेस टू स्मॉल y प्लस कैपिटल Y, जहाँ ये स्मॉल x क्या है, हमारा प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है, कैपिटल X क्या है, हमारे पास टारगेट न्यूक्लियस है, स्मॉल y क्या है, हमारे पास इजेक्टिंग पार्टिकल है, और कैपिटल Y क्या है, हमारे पास रेजिडुअल न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए जो रिएक्शन से पहले की जो टोटल एनर्जी होगी वो रिएक्शन के बाद की टोटल एनर्जी के बराबर होगी। यही क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लॉ है। अब रिएक्शन से पहले की टोटल एनर्जी क्या होगी? वो होगी हमारे पास इंडिविजुअल न्यूक्लियाई की रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, रिएक्शन से पहले या रिएक्शन के बाद जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी? किसी भी इंडिविजुअल न्यूक्लियाई की रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। मैंने अज्यूम कर लिया कि जो स्मॉल x है उसका जो मास है वो कितना है, m की बेस में स्मॉल x इंटू सी स्क्वायर। ये क्या हो गया, इस स्मॉल x की रेस्ट मास एनर्जी, प्लस मैंने अज्यूम कर लिया कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, Ex है, E की बेस में स्मॉल x, ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ x। तो ये क्या आ गया, सम ऑफ रेस्ट मास एनर्जी ऑफ स्मॉल x एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल x। फिर प्लस क्या कर दूंगा मैं, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ किसकी, इस कैपिटल X की। तो क्या आ जाएगा, mx, m कैपिटल X क्या है, मास ऑफ कैपिटल X इंटू सी स्क्वायर। ये क्या आ गया, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ कैपिटल X, प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास E के बेस में कैपिटल X, तो ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कैपिटल X, एंड ये पूरा क्या आ गया, टोटल एनर्जी ऑफ कैपिटल X। और ये इक्वल होगा किसके, यहाँ पर जो रिएक्शन के बाद जो टोटल एनर्जी होगी उसके, रिएक्शन के बाद टोटल एनर्जी, इसका रेस्ट मास एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि जो स्मॉल y है उसका मास कितना है, m की बेस में स्मॉल y, ये क्या है, इस स्मॉल y का मास है। अगर इसको मैं सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, रेस्ट मास ऑफ स्मॉल y, प्लस मैंने अज्यूम कर लिया कि जो इस y का जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, E की बेस में स्मॉल y, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल y है। फिर प्लस में क्या कर दूंगा यहाँ पर, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ कैपिटल Y। मैंने अज्यूम कर लिया कि जो कैपिटल Y है उसका मास कितना है, my है। अगर मैं इसको क्या कर दूं, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ गया मेरे पास, रेस्ट मास ऑफ कैपिटल Y एंड प्लस E इंटू कैपिटल Y, E की बेस में कैपिटल Y, ये क्या हुआ हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कैपिटल Y। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो ये क्या आ गया, कंजर्वेशन ऑफ लॉ। कंजर्वेशन ऑफ लॉ क्या कहता है, रिएक्शन से पहले या न्यूक्लियर रिएक्शन से पहले जो टोटल एनर्जी होगी वो न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद की टोटल एनर्जी के बराबर होगी। नाउ अब यहाँ पर एक चीज और है कि जो ये Ex होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब Ex 0 क्यों होगा, क्योंकि ये Ex किसकी काइनेटिक एनर्जी है, इस टारगेट न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी है। और हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि जो टारगेट न्यूक्लियस है इसके इस स्मॉल x के इस कैपिटल X से टकराने से पहले ये टारगेट न्यूक्लियस कहाँ होगा, हमारा रेस्ट में होगा। अगर ये रेस्ट में होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर ऐसा अज्यूम करूँ कि जो E कैपिटल X है वो कितना है हमारे पास, 0 है, यानी वो क्या है, कहाँ है, रेस्ट में है। और मैं ऐसा अज्यूम करूँ कि जो हमारे मास है वो किस में है, AMU में है या फिर एटॉमिक मास यूनिट में है। तो मैं ऐसा क्या अज्यूम कर रहा हूँ, मास आर इन AMU का मतलब क्या हुआ, एटॉमिक मास यूनिट। अगर मैं ऐसा अज्यूम करूं तो यहां पर अब इस इक्वेशन में क्या चेंज आ जाएगा, देखिए ये क्या था, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ
स्मॉल एक्स, तो अगर मास किस में दिए हैं, AMU में दिए हैं, तो इसकी जगह सिर्फ क्या लिख सकता हूँ मैं, MX लिख सकता हूँ, प्लस EX क्या है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल एक्स। तो इसकी जगह पर यहाँ पर अगर ये AMU में दिया है मास, तो इसके रेस्ट मास एनर्जी किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, इस M कैपिटल X मास के क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट हो जाएगी, प्लस EX कितना है 0, तो ये टर्म तो आएगा नहीं, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पर क्या है my यानी ये क्या है, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ स्मॉल y। तो अगर ये किसके इक्विवेलेंट होगी, अगर मास किस में दिया है, AMU में दिया है, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगी, m के बेस में स्मॉल y के इक्विवेलेंट होगी। प्लस का कितना आ जाएगा हमारे पास, E स्मॉल y। सिमिलरली मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, m के बेस में कैपिटल Y, प्लस का ये कितना आ गया हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कैपिटल Y, से इट इज सम इक्वेशन नंबर 2। तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, कंजर्वेशन ऑफ लॉ हो गया। और यहाँ पर जो हमारे पास मास हैं वो किस में दिए हैं, AMU में दिए हैं या फिर एटॉमिक मास यूनिट में दिए हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, इस Q वैल्यू की, कि किसी भी रिएक्शन की या किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन की Q वैल्यू क्या होती है। तो Q वैल्यू को डिफाइन करना बहुत ही आसान है। रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन की Q वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियर रिएक्शन से पहले और न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन बोल देते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, Q वैल्यू या फिर इसको सिंपल हम Q भी बोल देते हैं, Q ऑफ रिएक्शन या फिर Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन, दोनों क्या हुआ, सेम हुआ। तो अगर मैं यहां से Q ऑफ रिएक्शन निकालूं तो Q ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन बिफोर रिएक्शन। तो क्या आ जाएगा, रिएक्शन के बाद कितनी काइनेटिक एनर्जी है, इतनी है, EY प्लस का E कैपिटल Y, कितना आ जाएगा ये यहाँ पर, E स्मॉल y प्लस E कैपिटल Y। ये तो क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी कब, रिएक्शन के बाद, माइनस काइनेटिक एनर्जी रिएक्शन से पहले। काइनेटिक एनर्जी रिएक्शन से पहले कितना है, E स्मॉल x है, कितना आ जाएगा यहाँ पर, E स्मॉल x आ जाएगा। तो ये क्या आ गई हमारे पास, Q वैल्यू आ गई किसके टर्म में, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। तो Q वैल्यू को सिंपल डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा कि रिएक्शन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है और रिएक्शन से पहले जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है उसका अगर मैं क्या निकाल दूं, डिफरेंस निकाल दूं, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो किसके बराबर होगी, Q वैल्यू के बराबर होगी। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया मैंने इसको। ओके ना, मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत करेक्शन कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे से क्या आ जाएगा, ये E स्मॉल y प्लस का E कैपिटल Y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर से Q इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा हमारे पास है EX, से इट इज सम इक्वेशन नंबर 4। ओके, ये क्या है यहाँ पर, EY प्लस E स्मॉल y प्लस E कैपिटल Y। देखो यहाँ पर E स्मॉल y प्लस E कैपिटल Y है इस इक्वेशन 2 में, तो ये वैल्यू यहाँ से उठाकर कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन 2 में पुट कर दो। क्या, इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2, पुटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2। तो क्या कर दूंगा मैं यहाँ पर 4 इन 2, अगर मैं 4 को यहाँ से 2 में पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो राइट हैंड साइड में तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ऐसा रहेगा, क्या रहेगा हमारे पास, M स्मॉल x प्लस का कितना आ जाएगा यहाँ पर E के बेस में स्मॉल x प्लस कैपिटल MX इज इक्वल टू कितना आ गया, ये M स्मॉल y M कैपिटल Y, M स्मॉल y प्लस M कैपिटल Y एंड प्लस ये क्या है, EY प्लस का E कैपिटल Y। EY प्लस का E कैपिटल Y किसके बराबर है, Q प्लस EX, किसके बराबर है, Q प्लस EX के बराबर है। देखो ये EX इधर पॉजिटिव, ये इधर EX इधर पॉजिटिव, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से मेरे पास Q वैल्यू क्या आ जाएगी, ये टर्म पूरा इधर ले आओ, तो यहाँ से Q वैल्यू Q इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास क्या, M स्मॉल x प्लस M कैपिटल X माइनस कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर M स्मॉल y प्लस M कैपिटल Y, ये आ गया। तो ये क्या आ गया, Q वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ मास, और यहाँ पर मास किस में है, ये AMU में है या फिर एटॉमिक मास यूनिट में है। ओके नाउ ये क्या हो गया हमारे पास, Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। जैसे कि हम इक्वेशन 3 में देख रहे हैं, Q वैल्यू क्या है, Q वैल्यू है डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ आफ्टर रिएक्शन और बिफोर रिएक्शन। नाउ अब यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या होगा, फिजिकल मीनिंग समझते हैं इस Q वैल्यू की। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, या तो एनर्जी क्या हो सकती है,
एब्जॉर्ब हो सकती है या फिर एनर्जी क्या हो सकती है, इवॉल्व हो सकती है। दो ही केस हो सकते हैं, ठीक है। एनर्जी के केस में अगर एनर्जी के अकॉर्डिंग हम किसी न्यूक्लियर रिएक्शन को देखें तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या हो सकता है, या तो एनर्जी क्या हो सकती है, एब्जॉर्ब हो सकती है, या फिर एनर्जी क्या हो सकती है, इवॉल्व हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर Q वैल्यू की वैल्यू में क्या आएगा, चेंज आएगा। अगर यहाँ पर Q क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, क्या होगा, Q क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। मैंने एज्यूम कर लिया कि जो Q की वैल्यू आई वो क्या आई, ग्रेटर देन जीरो आई। अगर मैं यहाँ इक्वेशन कहाँ से देखूँ, इस इक्वेशन 3 से देखूँ, अगर Q ग्रेटर देन जीरो है इसका मतलब ई वाई प्लस का ई कैपिटल वाई किससे बड़ा होगा, ई एक्स से बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास क्या है, ई वाई प्लस ई स्मॉल वाई वो किससे बड़ा होगा, ग्रेटर होगा किससे, ई स्मॉल एक्स से। यानी जो एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी पहले थी न्यूक्लियर रिएक्शन की, या जो काइनेटिक एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन होने से पहले थी, वो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, न्यूक्लियर रिएक्शन होने के बाद बढ़ गई है। तो ई वाई प्लस का ई कैपिटल वाई ग्रेटर देन क्या है, ई एक्स है। यानी कुछ एनर्जी क्या हो गई है, इवॉल्व हो गई है, यानी कुछ एनर्जी का वहां पर क्या हो गया है, निर्माण हो गया है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब Q वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी, तो उसका मतलब जब उस समय क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का इवॉल्व होगा, या सिंपल बोले हम उस समय क्या होगा, एनर्जी का इवॉल्व होगा। और इस टाइप की एनर्जी, इस टाइप की रिएक्शन जिसमें काइनेटिक एनर्जी या फिर एनर्जी का इवॉल्व होता है या फिर एनर्जी का निर्माण होता है न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान, तो उस टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शन को हम बोल देते हैं एक्स ऑर्जिक। क्या बोल देते हैं, इस टाइप की रिएक्शन को हम बोल देते हैं क्या, एक्स ऑर्जिक। क्या बोलते हैं हम इस टाइप की रिएक्शन को, एक्स ऑर्जिक बोल देते हैं। किन ऐसी रिएक्शन जिनके लिए Q वैल्यू की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है, या फिर ऐसी रिएक्शन जिनमें एनर्जी का क्या होता है, निर्माण होता है, या फिर एनर्जी का इवॉल्व होता है, उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, एक्स ऑर्जिक रिएक्शन बोल देते हैं। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, यहाँ पर दूसरा केस हो सकता है Q इज लेस देन जीरो। अगर Q लेस देन जीरो होगा तो यहाँ पर फिर से देखिए, अगर Q लेस देन जीरो होगा, इक्वेशन 3 से देखिए, तो इक्वेशन 3 से क्या आ जाएगा, इसका मतलब Q लेस देन जीरो होने का मतलब Q नेगेटिव है। Q नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, जो ई एक्स है वो ग्रेटर देन क्या है, ई वाई, ई स्मॉल वाई प्लस ई कैपिटल वाई से क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास ई एक्स है वो ग्रेटर है किससे, ई स्मॉल वाई प्लस ई कैपिटल वाई से क्या है, ज्यादा है। अगर ई स्मॉल वाई ई कैपिटल वाई से ई एक्स ज्यादा है तो इस केस में क्या हो रहा होगा, हम समझ सकते हैं फिजिकली, एनर्जी का क्या हो रहा होगा, एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा। यानी एनर्जी क्या हो जा रही होगी, एब्जॉर्ब हो जा रही होगी। और ऐसी न्यूक्लियर रिएक्शन जिनमें एनर्जी का एब्जॉर्ब होता है, उन न्यूक्लियर रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, एंडो ऑर्जिक। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं क्या, एंडो ऑर्जिक। क्या बोलते हैं, एंडो ऑर्जिक। या इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, ऐसी न्यूक्लियर रिएक्शन जिनके लिए Q वैल्यू नेगेटिव होती है या जीरो से कम होती है, उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, एंडो ऑर्जिक। यानी यहाँ पर कुछ एनर्जी का क्या हो जा रहा होगा, एब्जॉर्प्शन हो जा रहा होगा। ओके, अगर हम मास के, ये तो किसके अकॉर्डिंग हो गया, काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग हो गया। अगर हम मास के अकॉर्डिंग देखें तो मास के अकॉर्डिंग हमने Q वैल्यू को इस तरीके से डिफाइन किया। अगर हम मास के लिए देखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो जब Q की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी, तो उसका मतलब क्या हो गया, अगर Q की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब हमारा क्या निकल के आया, हमारे पास जो m स्मॉल x प्लस m कैपिटल X वो ग्रेटर होगा किसके, m स्मॉल y प्लस m कैपिटल Y से क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी जो हमारे पास टारगेट न्यूक्लियाई और हमारे पास जो क्या है प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है, उनका मास जो हमारे पास इजेक्टिंग पार्टिकल और रेजिडुअल न्यूक्लियस है उससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। किस केस में, जब रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोजर्जिक होगी, एक्स ऑर्जिक होगी, या फिर जिसके लिए Q की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी, जीरो होगी। अगर यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, Q लेस देन जीरो लिखूँ तब क्या हो जाएगा, तो Q लेस देन जीरो के केस में तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, m स्मॉल y प्लस m कैपिटल y ग्रेटर होगा किसके, m स्मॉल x प्लस m कैपिटल एक्स के। ठीक है, तो इस केस में ये क्या दिखाना चाह रहा है कि जो हमारे पास क्या है, टारगेट न्यूक्लियाई और प्रोजेक्टाइल पार्टिकल का मास कम है किससे, जो हमारे पास इजेक्टिंग पार्टिकल और रेजिडुअल न्यूक्लियस के मास से कम है। किसका मास, टारगेट न्यूक्लियस और प्रोजेक्टाइल पार्टिकल के मास से। तो ये क्या हो गया हमारे पास,
क्यू वैल्यू होगी। और क्यू वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर दो टाइप की रिएक्शन पढ़ी, एक एक्सऑर्जिक और एक एंडोऑर्जिक। ठीक है, तो ये क्यू वैल्यू को हमने किसके टर्म में डिफाइन किया, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, और यहाँ पर क्या है, ये मास के टर्म में। अब आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम क्यू वैल्यू के लिए एक डेरिवेशन करेंगे। यहाँ पर तुमने क्यू वैल्यू थोड़ा थ्योरेटिकली पढ़ा, अब हम आगे आने वाले चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, क्या करेंगे, इस क्यू वैल्यू के लिए एक डेरिवेशन ड्राइव करेंगे। तो फिलहाल तो हम इतना सीख लेते हैं कि क्यू वैल्यू क्या होती है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।